एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। चलिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी तो चल ही रही होगी। तो सीटेट और यूपी टेट के हम रेगुलर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और हमारा पार्ट चल रहा है, पार्ट 6 है। सोशल स्टडीज़ हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं यहाँ पर, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, ठीक है, और वहाँ पर जाकर आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और अपना स्कोर जो है वो भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सोचिए ज़रा क्या रहेगा, फिर मैं बता ही देती हूँ आपको। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, शुक्र ग्रह, ठीक है। अब बात ये आती है कि शुक्र ग्रह ही क्यों, सबसे पहले नंबर पर तो बुध है। हमने यहाँ पर देखा है कि अगर हम देखें कि सन से, सूर्य से अगर दूरी का हिसाब देखें, सबसे पहले नंबर पर तो बुध आता है, तो बुध का होना चाहिए सबसे गर्म तो इन्वायरमेंट है ना। लेकिन वहाँ पर इन्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब वहाँ पर वायुमंडल ही नष्ट हो चुका है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पास है बुध सूर्य के, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। तो शुक्र ग्रह जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है, आप कह सकते हैं सौरमंडल का। और इसका जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका मोस्टली जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, इसमें कौन सी गैस है ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और तापमान लगभग इसका कितना रहता है, 468 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम अदर चीज़ों की बात करें तो बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे ठंडे ग्रह की अगर बात करें तो वो है अरुण, ठीक है, सबसे ठंडे ग्रह की अगर बात करें तो वो है अरुण ग्रह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। पृथ्वी जो है हमारी वो कौन से नंबर पर है, 3rd नंबर पर, ठीक है, शुक्र के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक पिक्चर देखिए, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये जो लाइन है आपकी, ये कहाँ से होकर गुजरती है, पहला हम आंसर ही देख लेते हैं। ये लाइन आपकी होकर गुजरती है 180 रेखांश है आपका, मतलब ये जो लाइन है ये कितने आप बोल सकते हो डिग्री पर है, ये है आपकी 180 देशांतर रेखा, ठीक है, 180 देशांतर रेखांश या रेखा आप इसको कह सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक चीज़, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इससे होता क्या है, इस रेखा से इधर का जो पार्ट है, ठीक है, यानी इस रेखा का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें एक दिन ऐड हो जाता है, और पूर्वी हिस्से की तरफ चलेंगे तो एक दिन यहाँ पर घट जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये समुद्र के एरिया से निकाली गई है लाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 180 डिग्री, ठीक है, देशांतरीय विभाजन है 180 डिग्री। इस तरीके की जो लाइन होती है ये होती है आपकी देशांतर रेखाएं, और ये वाले जो होती है आपके ग्लोब पर ये वाली रेखाएं ये होती है अक्षांश रेखाएं, और ये वाली जो लाइन होती है ये होती है देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि देशांतर जो ये लाइन है ये समुद्र से होकर गुजर रही है, और ऐसा क्यों किया गया, ताकि जो कंट्रीज़ हैं, जो भी देश हैं, उनकी डेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो एक ही देश में 2 डेट मेंशन हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो इस तरीके से निकाली गई है। देखिए यहाँ पर सोमवार है और यहाँ पर क्या है, रविवार। बाकी फिजी द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, अल्पेशियन द्वीप, बेरिंग सागर, साइबेरिया, अलास्का, तो ये है पानी वाली जगह सारी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ताकि एक देश में एक ही डेट पड़े, इस वजह से पानी के ऊपर से इस लाइन को गुजारा गया है, ठीक है, मतलब रखा गया है वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है, विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे स्टेटमेंट देखकर। यहाँ पर गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, यहाँ पर गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, और ये वर्ष भर यानी पूरे साल ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है, और वर्ष में कोई भी शुष्क ऋतु नहीं आती है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूर्य। इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है सूर्य का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, ठीक है, दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। अपना स्कोर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन एकदम सही रहे थे, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन पता चल जाएगी। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? सांगपो नदी, जिसको तिब्बत में, मतलब एक नदी है जिसका नाम है सांगपो, ठीक है, तिब्बत में उसको सांगपो कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जिसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत पार्ट है? ठीक है, 2001 की जनगणना की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 16, ठीक है, 16.7%। 16 यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई कहाँ पर, या फिर किसने देखी, ठीक है, मतलब किसने पता लगाया? आकाशगंगा यानी आकाशगंगा मंदाकिनी जो है वो सबसे पहले देखी गई। अच्छा, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? वो कौन सा यंत्र है जिसकी मदद से हम नक्शों पर क्षेत्रफल को माप सकते हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्लैनीमीटर। प्लैनीमीटर। और ये जो है आपका ऑपिसोमीटर, ये लेंथ के लिए है, बेसिकली ये लंबाई नापने के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सूर्य तपन। क्या कहते हैं? सूर्य तपन। और ये ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। कैसे? लघु तरंगों के रूप में, ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हिस्ट्री पोर्शन से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? किसने? चंगेज खान ने। और पीछा किसका किया था? इसने पीछा किया था जलालुद्दीन का। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो सकता है, देखिए आप। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है इल्तुतमिश, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर इल्तुतमिश। और ये जो है चंगेज खान, ये कौन सा, किनका नेता था? मंगोल से था, मंगोल नेता था, ठीक है। और चंगेज खान ने पर्शिया के शासन जलालुद्दीन। अब देखिए यहाँ पर ये जलालुद्दीन कहाँ से था? पर्शिया से, ठीक है। तो इसने इसको बता दिया कि, तो फिर इल्तुतमिश ने इसको क्या सहारा नहीं दिया, इसकी हेल्प नहीं की, ठीक है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए उसके शासन, किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर हिस्ट्री से। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। और ये क्या थी?
हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन। और बाबर की जो इसमें क्या मेंशन किया गया हुमायूं नामा में कि बाबर की जो मृत्यु है, ठीक है, कि बाबर की जो मृत्यु है वो किसने की थी, इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा की गई थी, ठीक है, इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा हत्या की गई थी और इब्राहिम लोदी की माँ ने इनको क्या दे दिया था, जहर दे दिया था। तो ऐसा कहाँ लिखा गया है, हुमायूं नामा में, और लिखा किसने है, गुलबदन बेगम यानी हुमायूं की जो बहन थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह कौन था, बहादुर शाह कौन था, तो बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासक, बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासक। और इसका उपनाम अगर पूछा जाए कि इसका उपनाम क्या था, तो इसका उपनाम था जफ़र, क्या नाम था, जफ़र। और आपको 1857 का विद्रोह तो याद होगा ही, तो 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन फिर बाद में इनको बंदी बना लिया गया था और कहाँ पर भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 में, 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह जो है वो निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था। अब आपको बताना है कि उसका सही क्रम क्या था, सीक्वेंस बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको झांसी, दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर 4 जगह बताई गई है। आपको बताना है कि सही सीक्वेंस इसका क्या है, पहले कहाँ पर हुआ और लास्ट में कहाँ पर हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, DBCA। डी कौन सा है, पहले नंबर पर है बैरकपुर है, दूसरे नंबर पर है मेरठ, थर्ड नंबर पर है आपका C यानी दिल्ली, और फोर्थ नंबर पर है झांसी। तो इस सीक्वेंस में ये जो है 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है। पहले बैरकपुर में, फिर दूसरे नंबर पर मेरठ में, फिर दिल्ली और लास्ट में झांसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष है वो चुना जाने वाला या वाली एकमात्र भारतीय कौन था या थी, मतलब आपसे पूछा गया इनमें से वो कौन सा भारतीय था जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका आंसर रहेगा आपका विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। और ये किसकी बहन थी, नेहरू जी की बहन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल, ठीक है, मतलब वो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की या डाक टिकट शुरू किया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा इसका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ये बात है 1854 की। तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत ये किया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर रहेगा आपका हड़प्पा, ठीक है। और किसके निर्देश पर पूछा जाए तो जॉन मार्शल के निर्देश पर, ठीक है। और ईयर कौन सा है, 1921 से लेके 22। किसने, एक नाम और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने, ठीक है। पाकिस्तान का और जगह कौन सी थी, पाकिस्तान का पंजाब जो एरिया है, पंजाब जो प्रांत, उसमें भी मांट गोमरी, ठीक है, इस जिले में मिला था ये पुरा स्थल, ठीक है, यानी पुराना शहर हड़प्पा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कौन सी नदी है, तो नदी का नाम है रावी नदी, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए आप, ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हिस्ट्री का। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है, यानी किससे प्रेरित होकर अजंता की चित्रकारी की गई। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दयालु बुद्ध, ठीक है, क्या, दयालु बुद्ध। और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के पास है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास ही है ये गुफाएं, ठीक है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है, यानी इनमें से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, अलग वंश से है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका अजात शत्रु। ये कौन से वंश से था, ये आपको बताना है, ये था हर्यक वंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिविक्स से। अवशिष्ट अधिकार जो है वो राज्य व समवर्ती सूचियों में नहीं
किया गया इनका उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें निहित ये होते हैं। दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अवशिष्ट जो अधिकार हैं, ठीक है, जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या फिर समवर्ती, इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं किया गया है। अब आपको बताना है कि फिर ये किसमें निहित होते हैं। तो ये निहित होते हैं आपकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारे पास वर्ष 1977 में किसके अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए, किसकी जांच करने के लिए, पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई। आपको उस समिति का नाम बताना है। तो 1977 में कौन से, इनमें से कौन है जिनकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति लाई गई, नियुक्त की गई। तो ये आंसर रहेगा आपका अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता समिति कह सकते हैं इसको। और डेट क्या है इसकी, 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 1977 में गठित की गई। और अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया कि 2 लेवल पे, यानी 2 स्तरीय होगी ये पंचायती राज व्यवस्था। क्या बताया गया कि पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तरीय होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट लेवल आपका किसका होना चाहिए, जिला का होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका सेकंड लेवल है, यानी जिला के नीचे क्या होना चाहिए, मंडल होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने स्तरों को रखने की बात की गई थी, कितने लेवल्स को रखने की बात की गई थी। तो इसमें 2 लेवल को रखने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है कौन सा अनुच्छेद लागू करके, ठीक है, कौन से नंबर का अनुच्छेद है जिसको लागू करके आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। तो ये आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर आपका 360 है, इसको लागू करके आपात स्थिति की घोषित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय किसको कहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको अधिकार है कि आप उसके लिए लड़ सकें, ठीक है, उसके अगेंस्ट जा सकें। संविधान में ये सब चीज़ें मेंशन की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सिविक्स का। कानून भारतीय संविधान का अनुच्छेद, यहाँ से है ये, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 है, ठीक है, उसमें भारतीय नागरिकों को गारंटी दी गई है, या फिर ये अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। किस चीज़ की गारंटी देता है, देखिए जरा और जल्दी से मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत का उपराष्ट्रपति होता है कौन, इनमें से ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन बताइए। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय के जो एक शक्ति है, इसके सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है जिसको कहते हैं न्यायिक पुनरीक्षण। अब इसका जो कार्य है उसका अर्थ क्या है, यानी आप सीधे पूछा गया है कि न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, ठीक है, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 2 शब्द ऐड किए गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अब आपको ये बताना है कि संशोधन कौन से नंबर का था जिसमें ये वर्ड ऐड किए गए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 42वें संशोधन में और 1976 में। 42वें संशोधन हुआ था 1976 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक शब्द और जोड़ा गया था, अखंडता, ठीक है, अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास सिविक्स का। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया किसने किया, ठीक है, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, रूसो ने किया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस वीडियो का, ठीक है, एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी।
भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर रहेगा जयप्रकाश नारायण। वैसे तो सभी हैं, लेकिन बड़े लेवल की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो प्रोत्साहित किया था वो जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हमारे, और आप मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आपका क्या स्कोर रहा। अदर वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियोस अगर और देखनी है तो अपना टॉपिक मेंशन कर सकते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में। कुछ और भी अगर आपको पूछना है तो आप वो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक।